हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ई3 साइकिल के बारे में। साइकिल जो बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल है प्लांट्स में। अगर हम बात करें प्रोडक्शन के लिए जो कि प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और फूड प्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए आज जानते हैं हम C3 साइकिल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे थ्री साइकिल से। तो बच्चों, थ्री साइकिल क्या है? अगर हम यहाँ से बात करें तो आप सभी को फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो उनका प्रोडक्शन करते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं थ्री साइकिल। तो जो मैंने बताया, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर फूड का निर्माण किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बच्चों फर्दर वो इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में बांटा गया है। आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है, स्पेसिफिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ फोटोसिंथेसिस का, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे सी साइकिल की तरफ। ठीक है? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है? इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रही है। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है? बेसिकली यहाँ पर दो तरीके की रिएक्शन होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है बच्चों डार्क रिएक्शन। ठीक है? दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस में फर्क क्या है? सुनो, लाइट रिएक्शन क्या होती है? लाइट रिएक्शन, पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सभी को पता है ना, जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं यही पे? पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। और यही जब थाइलेकॉइड का कैप बन जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है बेटा? इसी को हम बोलते हैं ग्रेना, है ना? ग्रेना। ग्रेना जब मल्टीपल है और ग्रेनम जब सिंगल है। और ये जो ग्रेना होते हैं स्ट्रोमा लैमेली से दूसरी ग्रेना के साथ में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर आपको इसलिए बताया है क्योंकि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये कहाँ पे हो रही है इसकी बात आती है। तो लाइट रिएक्शन जो होती है, जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना बेटा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहाँ पर हो रही होती है लाइट रिएक्शन। और ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है ये क्या है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में कौन सी स्ट्रोमा में हो रही होती है डार्क रिएक्शन। अब ये जो डार्क रिएक्शन है यही है हमारी C3 साइकिल। लाइट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? जैसे अगर आपको खाना पकाना है तो कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, गैस वैस ला के रखेंगे तभी तो खाना बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पर होता है जो लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में बच्चों का प्रोडक्शन होना है C3 साइकिल में डार्क रिएक्शन में, तो उसकी जो भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में यहाँ पर हमें एनर्जी मिल जाती है, जो कि जिसका प्रोडक्शन हो रहा होता है लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं डायरेक्टली सनलाइट से यहाँ पर जो फोटॉन्स आते हैं उनका यूटिलाइज, बेसिकली जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है हमारी डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन क्या करती है? बने हुए एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करेगी बच्चों। और इसी के यूटिलाइजेशन के थ्रू क्या करती है? यहाँ पर प्रोडक्शन कर देती है किसका? फूड का। क्या होता है? फूड होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन दिया जाता है इन दी डार्क रिएक्शन। और यही प्रोसेस ऐसी होती है, यहाँ पर एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा होता है और साथ में बच्चों यहाँ पर रिलीज क्या होता है? एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसको कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया एक बेसिक आइडिया कि ये डार्क रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ क्यों रहे हैं। और अच्छा बच्चों, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो हो रहा है डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है स्ट्रोमा में। ठीक है? स्ट्रोमा में ये रिएक्शन हो रही होती है। चलो, ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं एक्चुअली चीजें हो कैसे रही होती है और ये सीख क्या है। तो यही जो हमारी डार्क रिएक्शन है बच्चों, इसी को हम बोल रहे हैं C3 साइकिल। ये डार्क रिएक्शन ही हमारी C3 साइकिल है। आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं बच्चों C3 साइकिल के बारे में, सुनिए। अदर नेम्स हैं कुछ,
कौन-कौन से नाम इसको दिए गए हैं। ये जो हमारी C3 साइकिल है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम केल्विन बेल्सन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन बेल्सन साइकिल। अच्छा, C3 साइकिल तो इसको भूल ही रहे हैं, केल्विन साइकिल भी बोल रहे हैं, डार्क फ्रिक्शन भी बोल रहे हैं। इसके अलावा तो और नाम भी दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोल दिया। इसके अलावा जो एक और नाम हम इसको देते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। कार्बन रिडक्शन साइकिल। ठीक है, ये इसके कुछ कुछ नेम्स हैं। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं तीसरी साइकिल का। एक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। बच्चों, जो ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स पता है कौन होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, फूड प्रोडक्शन खुद से कर लेते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अगर हम उनमें इवोल्यूशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक जो भी एनिमल जो प्लांट्स है, उनमें बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का प्राइमरी पाथवे है। क्योंकि साइकिल में जब फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इसको कार्बन मिल कहाँ से रहा है? एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं से तो आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का ये हमारा प्राइमरी पाथवे है। जो ज्यादातर जो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें तो प्रेजेंट है ही है। ठीक है, तो ये प्राइमरी पाथवे। साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पर एक एंजाइम रेगुलेशन की बात भी आती है। देखो लाइट रिएक्शन में क्या है? लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है एटीपी और एनएडीपीएच। डार्क रिएक्शन में तो यूटिलाइज हो ही रहे हैं। इसके अलावा बच्चों ये बहुत सारे एंजाइम्स के कैटालिटिक रेट को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन हो रहा है तो वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो कार्बन स्केलेटल में इसको फिक्स कर देते हैं। और सेल्स की जितनी भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो सारी की सारी पूरी होती है ग्लूकोज के द्वारा। ये एक बेसिक आइडिया। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस एंजाइम के द्वारा यहाँ पर ये C3 साइकिल चल रही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा। नाम है बच्चों रूबिस्को। क्या जानते हैं आप रूबिस्को के बारे में? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो रूबिस्को एंजाइम है, पहली बात तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लंबा चौड़ा सा फुल फॉर्म है और उसी फुल फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो बच्चों नाम होता है इसका, मैं आपको नाम बताती हूँ। ट्राइग्लूकोज 1,5 इस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजन। तो जो नाम देखिए, यहाँ पर नाम में ही कार्बोक्सिलेज भी आ गया है, ऑक्सीजनेज भी आ गया है। मतलब जो ये डुअल एक्टिविटी शो करता है, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ये आपके C3 साइकिल में काम आता ही आता है। साथ ही साथ में C2 साइकिल होती है। C2 साइकिल को क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में भी हमें इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब ये कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की ही प्रक्रियाएं शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अच्छा, विस्को के पास में एक कॉमन कैटालिटिक साइट होती है ना? एक ही पॉकेट है, पॉकेट में ही दोनों रिएक्शन से शो करता है। तो इसके पास में होती है कॉमन कैटालिटिक पॉकेट। एक्टिव पॉकेट मतलब एक्टिव साइट, और यही एक्टिव साइट है जिस एक्टिव साइट से ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा, C3 साइकिल चलाएगा और फूड का प्रोडक्शन करेगा, ग्लूकोज बना देगा। ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा बच्चों, गड़बड़ तो ये तभी करता है, वहां पे करता है ये फोटो रेस्पिरेशन, जो कि बहुत वेस्टफुल प्रोसेस बोली जाती है। ठीक है, चलो अब एंजाइम को भी हमने जान लिया, तो अब चलो देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या स्टेप्स हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही होती है।
बच्चों यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है, जो C3 साइकिल है, ये 3 स्टेप्स में होती है। इसके 3 बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप्स में हो रही होती है। उन स्टेप्स के नाम, सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों कार्बोक्सिलेशन। दूसरे स्टेप का नाम है रिडक्शन और तीसरा स्टेप होता है रीजेनरेशन। क्लियर है? ये 3 स्टेप्स चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इन तीनों स्टेप्स के बारे में एक करके हम डिटेल में जान लेते हैं कि एक्चुअली कैसे-कैसे होगा। तो साइकिल साइकिल तो साइकिल एक सर्कल के फॉर्म में बना लेते हैं कि भाई साइकिल है तो सर्कल ही होगी ना कुछ इस तरीके से। तो मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा खराब बना है लेकिन आप काम चला लेना। ठीक है? तो यहाँ पर 3 स्टेप में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक में होगा कार्बोक्सिलेशन, दूसरे में होगा रिडक्शन और तीसरे में होगा रीजेनरेशन। अब ये मत बोलना कि मैडम ये तीनों एक ही जैसे आपने बना दिए आर आर तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं मैडम, यहाँ पे लिख के बताएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों कार्बोक्सिलेशन का। कार्बोक्सिलेशन कार्बन का फिक्सेशन होता है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा पहला जो स्टेप है, सबसे पहला हम बोल सकते हैं कमिटेड स्टेप है। यहाँ पर कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा। कमिटमेंट क्या होगा? कमिटमेंट ये होगा बच्चों, जो हमारा आरयूबीपी है, आरयूबीपी या रुबिस्को आरयूबीपी में बच्चों होते हैं 5 कार्बन। ठीक, 5 कार्बन के साथ में होता क्या है, 5 कार्बन प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन आ जाता है और ये मिलके बना देते हैं 6 कार्बन। तो कार्बोक्सिलेशन हुआ। तो 5 कार्बन का जो कंपाउंड था इसमें आरयूबीपी के साथ में आगे एक और कार्बन जुड़ गया और कुल मिला के यहाँ पर 6 कार्बन का हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया। अब 6 कार्बन का हमारा कंपाउंड रेडी तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबसे पहले हुआ, ये था आरयूबीपी। ठीक है, कितने कार्बन? 5 कार्बन। ठीक है, इसके साथ में बच्चों आया एक CO2। CO2 आ गया तो कितना बन गया? यहाँ पर हो गए 6 कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा और 6 कार्बन का बच्चों यहाँ पर एक डायरेक्ट कंपाउंड नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम इसको बोलते हैं। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या 6 कार्बन मिल गए? बिल्कुल मिल गए। अब चलते हैं आगे स्टेप पे। ये प्रोसेस जो हुई ये हुई कार्बोक्सिलेशन की। तो बेटा कार्बोक्सिलेशन हो गया। कार्बोक्सिलेशन के बाद में अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप बताइए। अगला स्टेप होता है बच्चों रिडक्शन का। ठीक है, अब रिडक्शन में क्या होगा? ये जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था इसका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अगेन ये भी बच्चों 3 कार्बन का ही कंपाउंड है। 3 कार्बन का ही कंपाउंड है तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एक स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट और वो स्टेप क्या होता है? यहाँ पर बच्चों यूटिलाइजेशन हो रहा होता है एटीपी का और वो भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और 6 एटीपी लगेगी। कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? एटीपी। ऑफ कोर्स एटीपी में कन्वर्ट होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, अब हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो बना है बहुत इंटरमीडिएट होता है और ये फटाफट से कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मैं पीजीएल लिख देती हूँ शॉर्ट में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा बच्चों ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही यहाँ पर ट्राइस फॉस्फेट होता है। यहाँ पर में कन्वर्जन में हमको देखने को मिलता है NADPH का यूटिलाइजेशन। NADPH का यूटिलाइजेशन होगा, वो भी 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे। अब बच्चों ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है
ये वाला जो प्रोसेस हुआ, पहली स्टेप हो गई थी कार्बोक्सिलेशन की, दूसरी ये कौन सी हो गई, ये हो गई रिडक्शन। यहाँ पर बच्चों हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन के बाद में क्या होगा, रीजेनरेशन। जनरेशन, हाई रीजेनरेशन हो रहा है, मतलब कि रीजनरेशन इसका ही है, जो आरयूबीपी था इसी का रीजनरेशन हो रहा है। और जो आरयूबीपी कितने का कार्बन का था, ये था 5 कार्बन का। 5 कार्बन मतलब हमें 5 कार्बन देने हैं। एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाता है और ये बनाता है ट्राइओस फॉस्फेट। ट्राइओस फॉस्फेट बनाने के लिए यहाँ से एक कार्बन बच्चों निकल जाता है, ठीक है। 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 साइकिल में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर आप बताइए, 3 साइकिल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, ट्राइनोस फॉस्फेट के लिए एक कार्बन यहाँ पर निकल गया, ठीक है। बचा कितना, 5 कार्बन बचा। अब यही 5 कार्बन बच्चों वापस चला जाता है, और वापस जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो वापस कैसे जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोज मोनोफॉस्फेट। राइबोज मोनोफॉस्फेट। और ये जो राइबोज मोनोफॉस्फेट है, अगेन बच्चों यहाँ पर यूटिलाइज करता है एटीपी को। यहाँ पर फिर से यूटिलाइजेशन होगा एटीपी मॉलिक्यूल्स का, वो भी एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन होगा, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में, ठीक है। और यही जो स्टेप है, इसी को हम बोलते हैं रीजेनरेशन या रीजेनरेशन। तो क्या तीनों ही स्टेप्स मिल गए, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन। इस तरीके से हमारी ये साइकिल चल रही होती है। तो देखिए पहले क्या हुआ, एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ बच्चों, कार्बोक्सिलेशन में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्जन हुआ किसका, आरयूबीपी का, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर से आ गया, ठीक है। अब हुआ रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का पहले तो बेटा कन्वर्जन होता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, और 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है बच्चों, यहीं पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहीं से हमारा एक ट्राइनोस फॉस्फेट के लिए मॉलिक्यूल निकल जाएगा, शुगर मॉलिक्यूल, और उसके बाद में हमारा हो जाता है रीजेनरेशन, आरयूबीपी का पुनर्जन्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बचे हुए जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ये एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन की मदद से राइबोज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। और बेसिकली होता क्या है, पहले 2 फॉस्फेट का रिमूवल हो जाता है ना। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट नहीं है तो मोनोफॉस्फेट रह जाता है। अब आरयूबीपी में जाके इसको 3 एटीपी का यूटिलाइजेशन करने को मिलता है, आराम से 3 एटीपी को यूज करता है और 5 कार्बन का कंपाउंड बना लेता है। मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से रीजनरेट होता है, और साइकिल ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ओके, तो साइकिल कंप्लीट हुई, C3 साइकिल हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे चीज और देखने को मिलता है कि जैसे एक CO2 इनपुट है, जैसे साइकिल कंटिन्यूअसली चल रही है, CO2 आ रहा है, तो ट्राइबोस फॉस्फेट का जो आउटपुट का बैलेंस है वो बना रहता है। CO2 आती रहती है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना यहाँ पर ट्राइबोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता रहता है। और यहाँ पर ट्राइबोस फॉस्फेट बनता भी कैसे है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, होता क्या है, नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज हमारा एक्स्ट्रा हो जाए तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन। ऐसे ही नॉर्मली क्या होता है, बनता क्या है, सुक्रोज। प्लांट्स में क्या होता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज की होती है बायोसिंथेसिस। सुक्रोज की बायोसिंथेसिस कहाँ होगी, साइटोसोल वाले रीजन में बच्चों, साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल में फॉर्मेशन होता है सुक्रोज। अब ये सुक्रोज क्या करेगा, नॉर्मल शुगर है जिसको, मतलब जो हमारा ट्राइनोस फॉस्फेट है वो सुक्रोज ही तो है। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में जाएगा, ट्रांसपोर्ट बच्चों सुक्रोज के फॉर्म में ये बेसिकली जाएगा। यही सुक्रोज बच्चों और किस फॉर्म में होगा, तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यही जो सुक्रोज होता है ये बेटा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्च में कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाएगा। जब ट्राइओस फॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पॉलीमराइज हो जाएगा और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सुक्रोज और स्टार्च में ऐसे कन्वर्जन चलता रहेगा, जब भी नीड होगी तो ये साइटोसोल में आएगा सुक्रोज के फॉर्म में,
आप फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, तो साइटोसॉल में जो बना हुआ ये सुक्रोज होता है बच्चों, ये फ्लोएम सैप में जाता है ना? जैसे प्लांट है तो प्लांट में फ्लोएम सैप में पहुंच जाएगा, फ्लोएम सैप में लोड होके पूरा प्लांट के जितने भी डिस्टेंट ऑर्गेन्स हैं हर एक जगह पे ये पहुंच जाता है। फ्लोएम लोडिंग होती है सुक्रोज के फॉर्म में, ओवरऑल ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा, स्टोरेज में तो यूटिलाइज हो गया। ओके, चलो बच्चों अब हम बात करेंगे एक कार्बन फिक्सेशन के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। लेट्स सी एनर्जी कैलकुलेशन। चलो एनर्जी कैलकुलेशन देखते हैं बच्चों। एक कार्बन फिक्सेशन के लिए, एक कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है तो इसके लिए एटीपी कितना लगता है बच्चों? एटीपी मॉलिक्यूल लगता है। दो एटीपी मॉलिक्यूल लगता है रिडक्शन में और एक लग जाता है रीजनरेशन में, ठीक है, एक कार्बन फिक्सेशन के लिए। और एनएडीपीएच कितना लगेगा? एनएडीपीएच लगता है बेटा दो, वो भी लगता है रिडक्शन में, ठीक है। ये हमारी एक कार्बन के लिए बात हो रही है। एक ट्राइनोस फॉस्फेट के लिए कितना चाहिए होगा बताइए? एक ट्राइनोस फॉस्फेट, ट्राइनोस फॉस्फेट 3 मॉलिक्यूल, वन ट्राइनोस फॉस्फेट। अच्छा बच्चों, ट्राइनोस फॉस्फेट में 3 मॉलिक्यूल की बात हुई है, तो क्या ये ग्लूकोज है? बिल्कुल भी ये ग्लूकोज नहीं है। तो एक ट्राइओस फॉस्फेट के लिए क्या लगता है बेटा? अगर हम बात करें तो एक कार्बन का फिक्सेशन एक साइकिल में हो रहा है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 3 मॉलिक्यूल, तो CO2 के 3 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 साइकिल चाहिए, तो एटीपी कितने लग जाएंगे? एटीपी बेटा कितना लगेगा यहाँ पे? 3 × 3 मतलब 9 एटीपी। और NADPH कितना लगेगा? NADPH लगेगा बच्चा 3 × 2 कितना? 6 NADPH। अब ये हुआ 9 और 6 किसके लिए आया बच्चों? एक ट्राइनोस फॉस्फेट के लिए। क्या अब हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए? ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड के लिए यहाँ पर कितना यूटिलाइजेशन होगा भी आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। एटीपी कितना लगेगा? टोटल साइकिल कितनी चाहिए बच्चों? 6 स्टार्ट पूरी साइकिल चलेगी, तो यहाँ पर CO2 कितने फिक्स हो जाएंगे? 6 CO2 मॉलिक्यूल्स का फिक्सेशन होगा। एटीपी आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो, एटीपी कितना लग जाएगा? 6 × 3 टोटल 3 एटीपी, सारा एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। और एनएडीपीएच, एनएडीपीएच कितना लग जाएगा बच्चों? 6 × 2 12 एनएडीपीएच। ये हमारी होती है कैलकुलेशन किसकी? तीसरी साइकिल में कितना एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको साइकिल क्लियर हुई होगी। चलिए एक बार और मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या आई कैन इमेज हियर, तो इसकी मदद से आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें देखिए। सबसे पहले आरयूबीपी है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है। ये बच्चा कितने यहाँ पर आपको पूरा एक ही साथ में दिखाया गया है, हालांकि ये एक साइकिल में कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, बट हम उसको नहीं लेके चलेंगे, हम एक मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट आया, यहाँ पर जो CO2 मॉलिक्यूल आ गया, इसको की मदद से क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन में ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 PGM में कन्वर्ट हुआ। और 6 साइकिल चलेंगी तो 6 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। 3 कार्बन के लिए एक ट्राइओस फॉस्फेट के लिए आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर NADPH का रिडक्शन में यूटिलाइजेशन होता है। रिडक्शन में पहले क्या बन रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूल चला जा रहा है जो काहे के लिए? शुगर सिंथेसिस के लिए, है ना, ट्राइओस फॉस्फेट के फॉर्मेशन के लिए। बचे हुए जो 5 कार्बन है वो कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट रीजेनरेट होके राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो पर 3 CO2 फिक्सेशन का यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कितना चाहिए? 9 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं आपको, और 6 आपको चाहिए होते हैं NADPH मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो ये हमारी CO2 फिक्सेशन की साइकिल है और यही है हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली
फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन हो रही होती है, डार्क रिएक्शन हो रही होती है और उसके बाद कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे एक्चुअली हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस हो रही है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो कैसे-कैसे होता है वो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दी C3 साइकिल। चलिए थोड़ा-सा हम 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं C3 साइकिल के। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन है, इन द केल्विन बेल साइकिल of the following reactions consumes ATP during the regeneration phase of ribose 1,5 phase phosphate। यहाँ पर रीजेनरेशन फेज की बात की गई है और रीजेनरेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था। आपने देखा था एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहे थे। आपको बताना है कौन सी रिएक्शन होती है जो कि एटीपी का कंजम्पशन करती है। पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोराइलेशन ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। तीसरा है क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड चौथा है conversion of pseudohaptulose 1,7 bisphosphate to pseudohaptulose 7 phosphate। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करती हूँ अभी आप लोगों ने थोड़ा-सा सही गेस किया होगा। हम अभी-अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोराइलेशन ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। याद है जब हमारा बन रहा होता है राइबोस फॉस्फेट तो 1 मॉलिक्यूल चला जाता है, 5 मॉलिक्यूल्स बचते हैं, है ना? 5 कार्बन बचते हैं। तो ये 5 कार्बन में क्या बनता है? राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। जो कि राइबोलोज 1,5 डिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा होता है एटीपी का। ठीक है। तो बच्चों रीजेनरेशन की जो फाइनल रिएक्शन होती है इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट का होता है फॉस्फोराइलेशन। इसी का फॉस्फेट का एडिशन होगा और फॉस्फेट आएगा कैसे? फॉस्फेट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है ना इसके पास में, तो ये फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है ना? और यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइनोकाइनेज। लाइए मैं एंजाइम का नाम ही लिख देती हूँ। फॉस्फोराइनोकाइनेज, ये एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है और इसमें एक एटीपी खर्चा होता है और ज्यादा तो राइबोस 5 फॉस्फेट आता है। 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए बेटा 3 एटीपी का मैंने वहां पे यूटिलाइजेशन बताया था क्योंकि मैंने बात की थी ट्राइओस फॉस्फेट के लिए, एक कार्बन के लिए नहीं। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट है। राइबोस 5 फॉस्फेट है ना, प्लस इसके पास में एक एटीपी आएगा। एक एटीपी का यहाँ पर फॉस्फेट यूटिलाइज किया जाएगा और ये क्या बन जाएगा? राइबोस 1,5 बिस फॉस्फेट। ये जो स्टेप होता है यहाँ पर ये कन्वर्जन में भी हमको देखने को मिलता है कि यूटिलाइजेशन हो रहा है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। बच्चों ये है क्या? तो गलत है। ये तो ऐसा रिएक्शन है जो एटीपी को कंज्यूम तो करता है, हालांकि यहाँ पर एटीपी का कंजप्शन तो हो रहा होता है। ये रिएक्शन कौन सा है बच्चों? तो रिडक्शन फेज का पार्ट है। ये तो रीजेनरेशन का पार्ट ही नहीं है ना? ये तो ऐसे ही गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये क्या बता दिया भाई? रीजेनरेशन में डीफॉस्फोराइलेशन होके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन जरूर हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर भी हमको एटीपी कंजप्शन का प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है, हालांकि थोड़ा ज्यादा डिटेल में है वो मैंने अभी आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन ऑफ सीडोहैप्ट्यूज 1,7 बिस फॉस्फेट टू सीडोहैप्ट्यूज 7 फॉस्फेट, तो ये भी नहीं है, ये एक हाइड्रोलिसिस का स्टेप है। तो यहाँ पर भी एटीपी का कंजम्पशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? How many molecules of ATP and NADPH are required to fix molecules of CO2 to produce one molecule of glucose?
सोयाबीन, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में कितने एटीपी और एनएडीपी चाहिए आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए? तो बच्चों अभी अभी तो हमने पढ़ा है कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, बहुत आसान सा है। 18 एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए है और 12 एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। केल्विन साइकिल में बच्चों हमने पढ़ा था एक साइकिल के लिए हमें कितना चाहिए, कैलकुलेशन वो भी पढ़ी हमने। फिर हमने देखा एक ट्राइम्स फॉस्फेट के लिए कितना चाहिए और फिर हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मतलब 6 कार्बन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हमें कितना मॉलिक्यूल कितना एटीपी लगेगा, वो सारी कैलकुलेशन हमने देखी है ना? तो 6 CO2 के कंप्लीट फिक्सेशन के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH का रिक्वायरमेंट। ऑलराइट बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। जो भी हमने डिस्कशन किया है क्लियर हुआ होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू एवरीवन।